नमस्कार, आप सभी का स्वयं कोश पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है भारत में पर्यावरण विनियमन। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की विषय तालिका। हम शुरुआत करेंगे परिचय से। इसके पश्चात हम देखेंगे भारत के पर्यावरण नियमों को। फिर देखते हैं भारत में पर्यावरण विनियामक शासन का अवलोकन, जिसके अंदर हम देखेंगे उदारीकरण पूर्व युग में पर्यावरण विनियमन और आर्थिक उदारीकरण के बाद पर्यावरण विनियम। फिर हम देखेंगे भारत में पर्यावरण नियमों का भविष्य और अंत में हम इसके निष्कर्ष पर आएंगे। शुरू करने से पहले आइए बात करते हैं इस विषय के उद्देश्य के बारे में। इसे पढ़ने के पश्चात आपको क्या लाभ होगा। इसका जो उद्देश्य है वह है भारत में पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक और कानूनी ढांचे को समझना, देश में प्रमुख पर्यावरण कानूनों और विनियमों का विश्लेषण करना, पर्यावरण नियमों के कार्यान्वयन की चुनौतियों और सफलताओं का मूल्यांकन करना, पर्यावरण प्रशासन में हितधारकों की भूमिका की एक महत्वपूर्ण समझ विकसित करना, उभरते पर्यावरण मुद्दों का पता लगाना और इस तरह से कुछ अन्य बातें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय को। हम शुरुआत करते हैं परिचय से। प्रदूषण दुनिया में समय से पहले होने वाली मौतें और रुग्णता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। प्रदूषण का यह बोझ भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों द्वारा वहन किया जाता है, जो मानवता के छठे हिस्से से अधिक का घर है। भारत में इसकी बड़ी आबादी के मिश्रित प्रभाव और पर्यावरण प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण प्रदूषण की मानव लागत दुनिया में सबसे अधिक है। पर्यावरणीय गिरावट आंशिक रूप से 1947 में स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए विकास मॉडल का परिणाम है, जो बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और शोषणकारी संसाधन उपयोग पर आधारित है, जिसमें स्थिरता पर बहुत कम विचार किया गया है। इसके अलावा यह 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से भारत में आर्थिक विकास के परिणाम और गति के साथ तालमेल रखने में पर्यावरण प्रशासन, शासन और नियामक बुनियादी ढांचे की विफलता के कारण भी हैं। विडंबना यह है कि भारत 1970 के दशक की शुरुआत में अपनी विधायी और नीति निर्माण प्रक्रिया में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने वाले शुरुआती अग्रदूतों में से एक रहा। इस युग के दौरान स्थापित संघीय और राज्य पर्यावरण विनिमय और नीति निर्धारण संस्थान, पर्यावरण कानून जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के साथ उसका डिज़ाइन, उसकी कठोरता और व्यापकता में अन्य समकालीन कमांड एंड कंट्रोल पर्यावरण के बराबर रहा। तत्पश्चात कई औद्योगिक रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नियामक व्यवस्थाएं आईं। हालांकि पर्यावरण अनुपालन की कानूनी अपेक्षाओं और मामलों की वास्तविक स्थिति के बीच बढ़ता अंतर देश में पर्यावरण प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा। चल रही बहसें विनियामक विफलताओं को दूर करने के लिए कई तंत्रों पर चर्चा करती हैं। पहला उन संस्थानों और तंत्रों को मजबूत करने पर अधिक जोर, जो प्रदूषण पर जानकारी की पहुंच और विश्वसनीयता बढ़ाने के इरादे से प्रदूषण स्रोतों द्वारा पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण को बढ़ावा देता है। समर्थकों का तर्क यह भी है कि इससे गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओज और आम जनता जैसे समूह को उद्योग और सरकार पर नियामक प्रवर्तन में सुधार के लिए दबाव डालने में मदद मिलेगी। दूसरा बिंदु, बाजार आधारित उपकरणों को व्यापक रूप से अपनाने का आह्वान किया गया है, जो पारंपरिक कमांड एंड कंट्रोल दृष्टिकोण की तुलना में अधिक कुशल है, जिस पर भारत निर्भर करता है। फिर ऐसे बाजार आधारित नियामक तंत्रों के कामकाज के लिए सूचना एक शर्त की तरह भी रखा गया है। तीसरा बिंदु, पर्यावरण मुकदमेबाजी की त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए कानूनी बुनियादी ढांचे तैयार करना, 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करना। भारत दुनिया के उन 3 अन्य देशों में से एक है जहां सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक निकाय हैं। पर्यावरणीय मामले, पर्यावरणीय न्याय तथा अधिक पहुंच प्रदान करने की दिशा में यह संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि उभरता हुआ दृष्टिकोण यह तक देता है कि प्रचलित आर्थिक विकास मॉडल सतत विकास सुनिश्चित करने के साथ असंगत है और इस पर आमूल-चूल पुनर्विचार और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आइए समझते हैं भारत के पर्यावरण नियमों को। भारत में कौन-कौन से पर्यावरण नियमन कार्य करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। भारत 2010 के दशक में दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरता हुआ देश है। व्यापक प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण और खपत के नेतृत्व में इसका विकास मॉडल मजबूत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर्ज करा रहा है। इस वृद्धि की लागत पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट रही है। वर्ष 2013 में अकेले वायु प्रदूषण के कारण लगभग 1.4 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु हुई थी और आर्थिक दृष्टि से कल्याण हानि सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% आंकी गई थी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था
के साथ जो अभी भी गरीबी में रहने वाले अपने लाखों लोगों को खिलाने के लिए तेज़ी से विकास करना जारी रखेगा एवं एक ऊर्जा मिश्रण जो जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व है और जलवायु परिवर्तन से बड़े पैमाने पर प्रभावों के प्रति संवेदनशील देश के रूप में भारत वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विमर्श में भी एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। भारत कुछ कारणों से एक दिलचस्प मामला प्रस्तुत करता है। जैसे सबसे पहले देश ने 1970 के दशक की शुरुआत में पर्यावरण कानून स्थापित किए थे, जब इसका लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, और लगभग उसी समय अधिकांश औद्योगिक देशों ने पर्यावरण कानून बनाना शुरू किया था। इससे अपनी वायु, जल, भूमि, तटीय क्षेत्र, जंगल, जैव विविधता, वन्य जीव की रक्षा के लिए कानून की इकाई और नियम बनाए गए और नियमों को लागू करने के लिए काफ़ी विस्तृत संस्थागत संरचना भी बनाई गई। दूसरा बिंदु यह है कि यह उन कुछ देशों में से एक है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को राज्य और नागरिक दोनों की संवैधानिक जिम्मेदारी बना दिया है। तीसरा बिंदु, एक जीवान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली गैर राज्य अभिनेताओं को भाग लेने और पर्यावरणीय शासन को आकार देने के लिए स्थान प्रदान करती है, जिससे संभावित रूप से नवीन संस्थागत तंत्र उत्पन्न होते हैं। भारत के पर्यावरण नियमों का विश्लेषण करने में हम सार्वजनिक नीति, अर्थशास्त्र, कानून और कुछ हद तक राजनीतिक विज्ञान से अकादमिक और व्यावसायिक पर्यावरण साहित्य का सहारा लेते हैं। भारत की नियामक व्यवस्था की समृद्धि और जटिल कहानी के लिए आवश्यक है कि हम अपने के लिए सीमाएं बनाएं। इस प्रकार हम मुख्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों का ध्यान केंद्रित करते हैं, यह मानते हुए कि हम विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, वनों और तटीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण और समृद्ध बहसों को बाहर रखेंगे। इस शब्द से हमारा लक्ष्य प्रदूषण नियंत्रण नियमों को उस संदर्भ के रूप में उपयोग करना है जिसके अंतर्गत हम भारत में पर्यावरण नियमों और शासन के आसपास की बहस के केंद्र में मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार हम विशिष्ट प्रदूषण समस्याओं जैसे वायु, जल प्रदूषण पर कम और नियामक संरचना, शासन, संस्थाओं और संबंधित बहसों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में पर्यावरण नियामक शासन का अवलोकन। भारत में जो नियामक पर्यावरण की दृष्टि से मौजूद हैं, उनका अवलोकन। इस खंड में हम मोटे तौर पर पर्यावरण नियमों की उत्पत्ति और उनके विकास को प्रस्तुत करते हैं। हम चर्चा के दो चरणों में आयोजित करते हैं। पहला, पूर्व आर्थिक उदारीकरण और उदारीकरण के बाद की चर्चा। उदारीकरण से पहले पर्यावरण नियम काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वार्ता के प्रति देश की प्रतिबद्धता से प्रेरित थे। आर्थिक उदारीकरण के कारण निजी उद्योग का विस्तार हुआ, जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र भी शामिल थे। वाहनों की संख्या, सामान्य रूप से खपत का विस्तार हुआ। भारत के अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ के साथ साथ प्रदूषण की तेजी से विस्तार और बदलती प्रकृति ने उदारीकरण के बाद पर्यावरण विनियमन के लिए चुनौतियों का एक नया सेट प्रस्तुत किया। इस प्रकार चर्चा को इन दो चरणों में विभाजित करना तर्कसंगत है। तो आइए समझते हैं उदारीकरण पूर्व युग में पर्यावरण विनिमय, जिसे हम 1947 से 1990 के दशक के बीच कह सकते हैं। भारत में पर्यावरणवाद का एक संक्षिप्त इतिहास समझते हैं। पर्यावरण चेतना भारतीय समाज के ताने बाने का एक अभिन्न अंग रही है, जो इसके इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और राजनीति में अंतर्निहित है। ऐतिहासिक रूप से भौतिक और अभौतिक दोनों विचारों ने भारतीय पर्यावरणवाद को आकार दिया। प्राकृतिक संसाधनों तथा सामुदायिक पहुंच की सुरक्षा, आजीविका की रक्षा और जीवमंडल की विषाक्तता और गिरावट के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य और कल्याण के लिए चिंताएं प्राथमिक भौतिक विचार थे, जबकि गैर भौतिक कारक मुख्य रूप से निहित थे। भौतिक और गैर भौतिक इस मिश्रण ने कई जमीनी स्तर के पर्यावरण आंदोलन को प्रेरित किया और पर्यावरण नियमों को वर्तमान की स्थिति को इन पर्यावरणीय आंदोलन, उन्हें उत्पन्न करने वाले विचार, नेतृत्व और उन संघर्षों की पृष्ठभूमि के खिलाफ बेहतर समझा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ लोगों, राज्य और बाजारों के संबंध को परिभाषित किया गया। सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावशाली लोगों के पर्यावरण आंदोलन में से एक है 1730 ईस्वी का, जब राजस्थान के आधुनिक जोधपुर जिले के खेजड़ी के ग्रामीण ने शाही दल द्वारा लकड़ी के लिए कटाई से बचाने के लिए खेजड़ी, जिसे प्रोसेपिस सेनेरिया कहा जाता है, के पेड़ों को गले से लगा लिया गया था। मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह द्वारा यह लड़ाई लड़ी गई थी। आगामी संघर्ष में बिश्नोई समुदाय के 363 ग्रामीणों ने उन पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, जिन्हें वे पवित्र मानते थे। 200 से अधिक वर्षों के बाद बिश्नोई के बलिदानों ने 1973 में एक सुदूर हिमालयी गांव में चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था, जब किसानों के एक समूह ने व्यावसायिक लकड़हारे को रोकने के लिए पेड़ को पकड़ लिया था।
जिसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। इस चिपको आंदोलन, जो अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत में निहित था, आधुनिक भारत में समुदाय संचालित पर्यावरण आंदोलन का अग्रदूत साबित हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में पर्यावरण आंदोलन के बारे में व्यापक रूप से लिखे गए सबसे पहले चिपको आंदोलन में अहिंसक सत्याग्रह के गांधीवादी दर्शन के विशिष्ट लक्षण भी थे। इस आंदोलन से दो कार्यकर्ता निकटता से जुड़े हुए थे, जो थे चंडी प्रसाद भटजी और सुंदरलाल जी। बहुगुणा गांधीवादी दर्शन के शिष्य थे। कुछ टिप्पणीकारों ने घोषणा की, गांधी के भूत ने हिमालय के पेड़ों को बचाया, यहाँ तक कि उन्हें भारतीय पर्यावरण आंदोलन के अस्वीकृत संरक्षण शब्द के रूप में भी अद्भुत किया गया था। 21वीं सदी की शुरुआत में भारत में बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण देखा गया। प्राकृतिक पर्यावरण के इस व्यापक विनाश का पता आंशिक रूप से स्वतंत्रता के बाद के भारत की प्रारंभिक विकास योजनाओं से लगाया जा सकता है। ये योजनाएं मुख्य रूप से तेजी से राज्य समर्पित औद्योगिकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास की उत्सुकता से की गई थी। पर्यावरण शासन के कानून और संस्थाएं। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 1974 के बीच चली थी, में एक संघीय नीति दस्तावेज में पहली बार पर्यावरण विचारों को पर्याप्त रूप से व्यक्त किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सामंजस्यपूर्ण विकास की योजना केवल व्यापक आधार पर ही संभव है। पर्यावरणीय समस्याओं का मूल्यांकन यह भी पहली बार ही होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा को विकास प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी जाएगी। आर्थिक नीति निर्माण में पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने का पुनर्निर्देशन नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के नेतृत्व के विकास में हुआ था, जिन्होंने 1966 से 1977 की अवधि के दौरान, फिर 1980 से 1984 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बोलने के लिए मेजबान प्रधानमंत्री के अलावा वह सरकार की एकमात्र प्रमुख थी। भारत में पर्यावरण नीति निर्माण को बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गति दी गई थी। 1972 की स्टॉकहोम घोषणा के बाद जल अधिनियम 1974 अधिनियत किया गया था, जिसे जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, की स्थापना की गई। यह प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी के संस्थागतकरण के रूप में प्रदान की गई थी। पीसीबी को पर्यावरण कानून के उल्लंघन के खिलाफ स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू करने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम 1974 के को पूरक करते हुए कुछ प्रदूषणकारी और जल गहन उद्योगों पर उनके पानी की खपत के अनुपात में उपकर लगाने के लिए जल उपकर अधिनियम 1977 को लागू किया गया था। 1976 में भारतीय संविधान में 42वें संशोधन में अनुच्छेद 48 अ जोड़ा गया, जिसमें कहा गया, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगल और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इस संशोधन में अनुच्छेद 51 अ के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित को शामिल किया गया: जंगल, झील, नदी, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। इस प्रकार वन्य जीवों और जंगलों की राज्य सूची में संविधान की समवर्ती सूची से स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे ऐसे मामलों में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विस्तार हुआ। वायु अधिनियम 1981 पारित होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विकसित होना शुरू हुआ, जिसमें पीसीबी को जल और वायु प्रदूषण का प्रबंधन का काम सौंपा गया। इन पीसीबी को जल्द ही संघीय या केंद्रीय और राज्य स्तर पर क्रमशः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम दिया गया। 1980 में पर्यावरण प्रशासन का महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया गया, जब इंदिरा गांधी ने तत्कालिक योजना आयोग के उपाध्यक्ष एनडी तिवारी की अध्यक्षता में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों और प्रशासनिक मशीनरी की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों और अनुच्छेद 48 ए के माध्यम से संविधान में बदलाव के आधार पर नवंबर 1980 में प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत एक नया पर्यावरण विभाग स्थापित किया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 ने उस समय मौजूद भारत के पर्यावरण नियामक मशीनरी और औद्योगिक आपदा प्रतिक्रिया तंत्र का गंभीर परीक्षण किया। भोपाल त्रासदी का एक महत्वपूर्ण विधायी परिणाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे ईपीए 1986 के नाम से भी जानते हैं, का त्वरित निर्माण और प्रख्यापन था। ईपीए 1986 एक व्यापक पर्यावरण कानून था, जिसमें पर्यावरण कानून और विनियमों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के पास व्यापक शक्तियां निहित थी। 1985 में
पर्यावरण विभाग को भी पर्यावरण और वन मंत्रालय में बदल दिया गया। इसके बाद पर्यावरण नियम 1986 ने एसपीसीबी को ईपीए में परिभाषित शक्तियां प्रदान की। तत्पश्चात 1987 में वायु अधिनियम और 1988 में जल अधिनियम के बाद में संशोधन से एसपीसीबी के अधिकार और कार्यों के दायरे का विस्तार किया गया। कुल मिलाकर प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित 3 प्रमुख कानून बनाए गए, जिसे हम जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। इन नियमों ने भारत में पर्यावरण विनियमन के लिए एक तथाकथित कमांड एंड कंट्रोल दृष्टिकोण को मजबूती से स्थापित किया। नियम सरकार को प्रदूषणकारी स्रोतों के लिए पर्यावरण मानक निर्धारित करने, प्रदूषण कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्दिष्ट करने, प्रदूषणकारी गतिविधि को प्रतिबंधित करने और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों के साथ विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता के लिए व्यापक अधिकार देते हैं। तालिका 1 में भारत में इन प्रमुख पर्यावरण प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों को दर्शाया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए हम समझते हैं आर्थिक उदारीकरण के बाद पर्यावरण विनियमन। 1991 के भारत के आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलना है। उस समय तक अधिकांश बड़े उद्योग राज्य के एकाधिकार में थे। कई औद्योगिक क्षेत्र छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित थे। 1991 के सुधारों को अक्सर उस प्रेरक शक्ति के रूप में हम जानते हैं जिन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक बनने के लिए प्रेरित किया। औद्योगिकरण के कारण होने वाले आर्थिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और उपभोग में वृद्धि हुई, जिससे गंभीर पारिस्थितिक क्षरण हुआ। उदाहरण के लिए 2018 में येल विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसे ईपीआई कहते हैं, में भारत 180 देशों में से 177वें स्थान पर था। तीव्र आर्थिक विकास और भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ से जुड़े पर्यावरण क्षरण, उदाहरण के लिए विशाल जनसंख्या, अविकसित संस्थान, बड़े अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विनियम के लिए अद्वितीय चुनौतियों को लेकर आए। इस खंड में हम 4 पहलुओं की पहचान करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं, जो हमारे विचार में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियामक और संस्थागत बहसों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उदारीकरण के बाद की अवधि की विशेषता है। ये 4 बिंदु हैं। पहला, पर्यावरण प्रभाव आकलन विनियमन। दूसरा, औद्योगिक समूह से प्रदूषण का विनियमन। तीसरा, ठोस अपशिष्ट धाराओं का विनियमन। चौथा, न्यायपालिका और पर्यावरण विनियमन। आइए देखते हैं पहले बिंदु पर विचार करते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन विनियमन पर। औद्योगिकी नीति पर वक्तव्य 1991, जिससे आर्थिक सुधारों की घोषणा के समय प्रस्तुत किया गया था, ने वादा किया था कि औद्योगिक विकास की दिशा में पर्यावरण की रक्षा करने, संसाधनों का सकुल उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता को नियंत्रित किया जाएगा। इस औद्योगिक नीति के 3 साल बाद 1994 में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जिसे ईआईए कहते हैं, अधिसूचना लागू की गई। यह सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर विवादास्पद पर्यावरणीय नियमों में से एक बन गई। उदारीकरण के बाद 1994 में पहली ईआईए अधिसूचना ने 29 प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिए एमओईएफ द्वारा पूर्ण अनुमोदन की आवश्यकता थी। 2006 के विनियमन ने उन परियोजनाओं को विभाजित किया जिनके लिए अधिसूचना परियोजना के आकार या क्षमता के आधार पर श्रेणी ए और श्रेणी बी में लागू है। उदाहरण के लिए 500 मेगावाट से अधिक या उसके बराबर कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को श्रेणी ए परियोजना माना जाता है, जबकि 500 मेगावाट से कम संयंत्र को श्रेणी बी में माना जाता है। विनियमन के 2006 संस्करण ने अनुमोदन प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कर दिया था। श्रेणी बी परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति का राज्य सरकारों को सौंपना। ईआईए विनियमन के लिए परियोजना समर्थकों को बायोफिजिकल के साथ साथ सामाजिक प्रभावों का पूर्व मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। उनकी परियोजनाओं के निर्माण और संचालन और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का प्रस्ताव। यह पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रभाव मूल्यांकन तब मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को प्रस्तुत किया जाता है। यह आवश्यकता है कि नई परियोजनाओं और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए दोनों पर लागू होगी। ईआईए प्रक्रिया एक अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। ईआईए नियामक प्रक्रिया विकासात्मक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखने के लिए परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई को अनिवार्य करती है। इच्छुक पार्टी या औद्योगिक समिति को पर्यावरण मूल्यांकन के पारदर्शी बिंदुओं को समझाकर उसका विश्लेषण प्रदान करती है
और परियोजना निष्पादन के बाद भी निगरानी की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है औद्योगिक समूहों से प्रदूषण का विनियमन। भारत सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की अपनी क्षमता के लिए छोटे छोटे पैमाने पर छोटे छोटे उद्योग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए कुछ विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से एसएसआई के लिए आरक्षित थे। 2015 से 2016 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 10 करोड़ से अधिक नौकरियां का सृजन किया था। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में एमएसएमई क्षेत्र ने 2014-15 में कुल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में अनुमानित 28.77% का योगदान दिया था। एमएसएमई को आमतौर पर औद्योगिक संपदा में वर्गीकृत किया जाता है। नेटवर्क के अवसरों के लाभ उठाने के लिए कई राज्यों में ये फैले हुए हैं, जिससे आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि समय के साथ औद्योगिक समूह से प्रदूषण के बाहरी पहलू तेजी से दिखाई देने लगे हैं, जिससे एक और अर्थव्यवस्था बनाम पर्यावरण की बहस शुरू हो गई है। कई एमएसएमई समूह अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे केमिकल्स, चमड़ा कारखाने, डाई मध्यवर्ती में काम करने वाले समूह। एक अध्ययन का अनुमान है कि एमएसएमई 11 उद्योग क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट जल के 40% के लिए पुनः प्रायोजित हैं। इस तर्क के आधार पर ऐसे उद्योग के पास प्रदूषण उपचार सुविधाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय संसाधन नहीं है। उन्हें शुरू में कई पर्यावरणीय नियमों से बाहर रखा गया, यहाँ तक कि जब वे विनियमित होते हैं तो उनकी सरासर संख्या ने नियमों और निगरानी और उन्हें लागू करना मुश्किल बना दिया। हालांकि 1990 के दशक तक इन समूहों से प्रदूषण अत्यधिक दिखाई देने लगा था और पीड़ितों ने क्षतिपूर्ति निवारण के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। यह इस संदर्भ में था कि सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र समूहों में जल प्रदूषण समस्या समाधान के रूप में भी उभरे। सीआईटीपी अलग अलग औद्योगिक इकाइयों से अपशिष्ट को एक समान स्थान पर ले जाने के लिए उद्योगों को समूह का लाभ उठाते हैं और संयुक्त अपशिष्ट जल को निर्धारित स्थान तक उपचारित करते हैं। इन समूहों के संबंध में जल प्रदूषण की एकमात्र चिंता का विषय नहीं था। इनकी मान्यता में 2009 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वायु, जल, भूमि प्रदूषण को ध्यान में रखने के लिए समूहों से प्रदूषण के एक नए समग्र उपाय का अनावरण किया, जिसे व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक CIPI कहा जाता है। CIPI को 88 औद्योगिक समूहों पर लागू किया गया था और 70 से अधिक CIPI वाले सभी समूह को गंभीर रूप से प्रदूषित के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 60 से 70 के बीच के स्कोर करने वाले सभी उद्योगों को गंभीर रूप से प्रदूषित के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। इस मूल्यांकन में देश भर से ऐसे 43 गंभीर रूप से प्रदूषित समूहों की पहचान की गई थी। इसके बाद संघीय सरकार ने इन समूहों में नए उद्योग की स्थापना पर तब तक प्रतिबंध लगा दिया था जब तक कि उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए एक स्वीकार्य कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की और SPCB को निरंतर निगरानी उपकरणों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त परिवेश निगरानी करने की आवश्यकता थी। नई सरकार द्वारा जून 2014 में प्रबंधन हटाए जाने तक 8 क्लस्टर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने में असमर्थता के कारण प्रतिबंध से अधीन रहे। इस प्रकार बड़ी संख्या में MSME की उपस्थिति के कारण भारत में नियामक प्रवर्तन जटिल है और यह पर्यावरण नियमों के लिए चुनौती बना हुआ है। तीसरा बिंदु जो है ठोस अपशिष्ट धाराओं का विनियमन। आइए इसे समझते हैं। 1990 के दशक के दौरान उदारीकरण के बाद की अवधि में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की भरमार थी। ये विनियम देश में अपशिष्ट उत्पादन दर में तेजी से वृद्धि को दर्शाते हैं। जैसा कि तालिका 2 से पता चलता है, 1947 में भारत में लंबित होने के बाद 50 साल की अवधि के दौरान कुल अपशिष्ट उत्पादन में 8 गुना, प्रति व्यक्ति उत्पादन में 66% की वृद्धि हुई थी। हालांकि अपशिष्ट उत्पादन पर कोई विश्वसनीय राष्ट्रव्यापी डेटा उपलब्ध नहीं है। तेजी से शहरीकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विस्फोटक बिक्री और भारी निर्माण गतिविधियों ने सदी के अंत से कचरे को कई गुना उत्पादन को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार समस्या न केवल अपशिष्ट की मात्रा है, बल्कि समय के साथ अपशिष्ट की प्रकृति भी बदल रही है। प्लास्टिक अपशिष्ट, अपशिष्ट बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यह अपशिष्ट की नई धाराओं के रूप में उभर रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग नियमों की आवश्यकता है। अधिनियमन किया गया पहला अपशिष्ट विनियमन खतरनाक अपशिष्ट नियम 1989 था, जिसके बाद अपशिष्ट की विभिन्न धाराओं को लक्षित करने के लिए कई नियम बनाए थे, जिसे आप तालिका 3 में देख सकते हैं। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, 7वां ठोस अपशिष्ट विनियम 2016 में लागू हुआ था। ये अपशिष्ट नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अंतर्निहित
CSC दृष्टिकोण की नींव पर बनाए गए थे, जिससे संघीय सरकार की अपनी शक्तियां प्राप्त थी अपशिष्ट धाराओं के विनिमय करने के लिए। एक विशिष्ट अपशिष्ट विनियमन अन्य बताओं के अलावा परिभाषित करता है कि अपशिष्ट क्या है, विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी निर्दिष्ट करता है, एसपीसीबी से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है और भस्मक जैसी अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी के लिए पर्यावरण मानक प्रदान करता है। तालिका 3 में दर्शाया गया है कि 7 ठोस अपशिष्ट विनियमों का संक्षिप्त सारांश, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तालिका से ध्यान देने योग्य एक दिलचस्प बात यह है कि एसपीसीबी के पास हर विनियमन को लागू करने की जिम्मेदारी है। यह कई अन्य प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने के अतिरिक्त जिनकी जिम्मेदारी एसपीसीबी को सौंपी गई है। ठोस अपशिष्ट विनियम के संदर्भ में भारत में एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण पहल जो कुछ अन्य ठोस अपशिष्ट विनियमन के संदर्भ में है, भारत में एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण पहलू है जो कुछ अन्य विकसित देशों के समान ही है। अपशिष्ट प्रोसेसर के एक बड़े अनौपचारिक नेटवर्क की उपस्थिति है, जिससे कचरा बीनने वाले, स्क्रैप डीलर और अपशिष्ट व्यापारी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए 95% इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण अनौपचारिक क्षेत्र में किया जाता है। कई मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से सूचना क्षेत्र में अपशिष्ट प्रसंस्करण पर निर्भर हैं, जबकि अनौपचारिक लागत को कम करती है क्योंकि उन्हें किसी भी निर्धारित नियामक मानकों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। खराब काम करने की स्थिति, आने वाले सुरक्षा की कमी, प्रदूषण, बाहरीताएं इस क्षेत्र में अपशिष्ट प्रसंस्करण की विशेषताएं हैं। चौथा बिंदु, न्यायिक पालिका और पर्यावरण विनियमन। आइए इस पर बात करें। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका भारत में पर्यावरण नियामक शासन की अनूठी विशेषताओं में से एक है। न्यायालय की व्यापक भूमिका की समान व्याख्या इस प्रकार है कि 1970 और 1980 के दशक में बड़ी संख्या में पर्यावरण नियम लागू होने के बावजूद इन नियमों का कार्यान्वयन खराब रहा, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आई, खासकर शहरी क्षेत्रों में। बढ़ती जिम्मेदारियां, इसके अलावा नियमों को आम जनता के बीच सूचना असमानताओं के कारण मजबूत प्रवर्तन और जनता की मांग कमजोर होगी। इस संदर्भ में पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्ति और पर्यावरण समूह मौजूदा पर्यावरण नियमों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्य पर दबाव डालने के लिए साधन तलाश रहे थे, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का उपयोग नियामकों के साथ साथ प्रदूषकों पर दबाव बनाने के लिए एक तंत्र के रूप में किया जाने लगा। उस समय के आसपास जनहित याचिका का उद्भव एक अधिक प्रभावशाली तरीका साबित हुआ। जनहित याचिका कुछ सक्रिय न्यायाधीशों की बदौलत अस्तित्व में आई, जिन्होंने लोकल स्टैंडिंग के नियम का विस्तार किया और सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सार्वजनिक उत्साही नागरिकों के लिए खोल दिए। गरीबों और उत्पीड़ित और सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन को लागू करने की इच्छा रखने वाले के हितों का समर्थन करना चाहते हैं। पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट और राज्य उच्च न्यायालय दोनों का दरवाजा खटखटाने के लिए जनहित याचिका दायर की है। एमसी मेहता पर्यावरणीय मुद्दों के लिए जनहित याचिका के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादकों में से एक हैं। मेहता ने गंगा नदी की सफाई, स्थानीय प्रदूषण से ताजमहल की सुरक्षा और दिल्ली में वाहन प्रदूषण को संबोधित करने सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए व्यापक जनहित याचिकाएं दायर की। भारत के पर्यावरण नियम की एक अनूठी विशेषता विशेष पर्यावरण न्यायालय, जिसे हम एनजीटी कहते हैं, जिसे 2010 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियम कानून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया। विशेष पर्यावरण न्यायालयों के विचार का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि भारत के पर्यावरण नियमों के तहत अधिकांश दंडात्मक कार्रवाई अदालतों के माध्यम से ही हल की जाती है। विशेष अदालत पर प्रारंभिक बहस अदालत में पर्यावरण परिवर्तन मामलों के अत्यधिक लंबितता पर केंद्रित रही। जनहित याचिकाओं के उदय से इस अवधारणा को और गति मिली। विभिन्न पर्यावरण जनहित याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतों की आवश्यकता पर गौर किया, जो न्यायिक और वैज्ञानिक विशेषताओं दोनों से लाभान्वित हुए। एनजीटी से पहले विशेष न्यायिक निकायों की स्थापना के लिए दो अन्य प्रयास हालांकि अधिक सीमित थे। 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण और 1997 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण। एनजीटी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपकी स्क्रीन पर दर्शाई गई हैं, आप इन्हें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कुछ मूलभूत सिद्धांतों के अनुप्रयोग के आधार पर निर्णय लेना, किसी भी प्रतिनिधि निकाय का संगठन को शामिल करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को व्यापक परिभाषित करना, आदेश के उल्लंघन के लिए सख्त दंड निर्धारित करना और नुकसान की 14 श्रेणियां जिनके तहत मुआवजे का या राहत का दावा किया जाना। तो आइए अब समझते हैं भारत में पर्यावरण नियमों का भविष्य।
1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से भारत ने मजबूत आर्थिक विकास दर्ज किया। हालांकि यह वृद्धि पर्यावरण गुणवत्ता की गिरावट के साथ हुई। 1980 के दशक की शुरुआत से पर्यावरणीय कानून की एक विस्तृत श्रृंखला, नई कई नियमों को लागू करने के लिए एक विस्तृत संस्थागत संरचना लागू की गई। इस संदर्भ में एक प्रासंगिक प्रश्न ये है कि भारत की पर्यावरण नियामक व्यवस्था का भविष्य क्या हो सकता है। हम आगे बढ़ने के लिए संभावित रुझानों और सुझावों का संक्षेप में आकलन प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले, विकास संबंधी चिंताओं और बिगड़ती पर्यावरण गुणवत्ता के बीच तनाव पर्यावरण नियमों के आसपास होने वाली बहस की केंद्रीय विशेषताओं में से एक बना रहना। इसका एक उदाहरण कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए पर्यावरण मानकों के कार्यान्वयन की चल रही कहानी है। दूसरा, बाजार आधारित उपकरणों और सार्वजनिक प्रकटीकरण कार्य जैसे वैकल्पिक उपकरणों के साथ भारत के प्रयोग जारी रहने की संभावना। ऊर्जा दक्षता के लिए पीईटी ट्रेडिंग कार्यक्रम की अपेक्षा के सफल कार्यान्वयन से मिली सीख स्थानीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समान आर्थिक प्रोत्साहन आधारित नीतियों का मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरा, सार्वजनिक सक्रियता, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों से संपर्क करें। भारत ने पर्यावरण नियमों के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करने में जो छोटे लाभ हासिल किए, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अदालत के माध्यम से नियम के कार्यान्वयन की सीमा की अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। तो आइए समझते हैं आज के विषय का टेक अवे और निष्कर्ष, या हम इसे सारांश भी कह सकते हैं। भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ढेर सारे कानून और संस्थानों के साथ राष्ट्र ने अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। हालांकि कार्यान्वयन अंतर एक सतत चुनौती बनी हुई है। जबकि कानून एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, उनका प्रभावी कार्यान्वयन वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच परस्पर क्रिया एक नाजुक संतुलन है। इस संतुलन को स्थापित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो पर्यावरणीय विचारों को एक विकास योजना में एकीकृत करे। इसके अलावा एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी की भी जरूरत है। भारत की पर्यावरण यात्रा जटिल और बहुआयामी है। चुनौतियों के बावजूद पर्यावरण नियमन में देश की प्रगति सराहनीय है। कार्यान्वयन संबंधी नियमों को दूर करके, प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करके और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर भारत पर्यावरण प्रशासन में वैश्विक नेता बनने की आकांक्षा कर सकता है। भारत की पर्यावरणीय गुणवत्ता में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, कम से कम 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से। इसे केवल एक दृष्टिकोण से रोका जा सकता है, जो विभिन्न नियामक दृष्टिकोणों और शायद वैकल्पिक मॉडलों के साथ प्रयोग करने के लिए खुला है। ऐसे विकास जहां पर्यावरण संरक्षण को स्वाभाविक रूप से आर्थिक विकास के साथ समझौते के रूप में नहीं देखा जाता। तो यह था आज के विषय के बारे में। इससे आने वाले व्याख्यान में आप पढ़ेंगे परमाणु खतरे, औद्योगिक अपशिष्ट और प्रबंधन के बारे में। तब तक धन्यवाद।